बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आज आप तैयार होंगे। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, उसके बाद वीकेंड है, लेकिन वीकेंड पे रमज़ान शुरू हो रहा है। जी आपको पता है कि रमज़ान की आमद है। ऐसे सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को अच्छी बातें चाहते हैं कि रमज़ान की एक वाइब या जो प्री रमज़ान एक एक्टिविटी होती है वो बड़ी अच्छी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्री रमज़ान एक्टिविटीज़ में एक और चीज़ भी होती है जिसमें लोग जो मार्केट्स या स्टोर्स जाते हैं, सब्ज़ी मंडी जाते हैं, फलों की ख़रीदारी के हवाले से थोड़ी एहतमाम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो महंगाई का आलम होता है और गैर मामूली जो इजाफ़ा हम देखते हैं शाय खुरोनोश में, क्योंकि रमज़ान में ज़ाहिर है लोगों के घरों में राशन वाला एक सिस्टम प्रॉपर चलता है। सहरी होती है, अफ्तारी होती है, उसमें लोग जिस तरह से इंतज़ामात कर रहे होते हैं, मुनाफाखोरी और ये सारी चीज़ें बड़ी अनफॉर्चुनेट है। हम इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या करें जी, दुनिया भर में रमज़ान डील्स लगाई जाती हैं 70-70। आई पर्सनली हैड एन एक्सपीरियंस कि मैं एक बाहर के मुल्क में रमज़ान के दौरान रुकी थी और मैंने वहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे बाकायदा रमज़ान काउंटर्स देखे थे जहाँ पे 70% ऑफ या 80% ऑफ था बहुत सारी चीज़ों पे। इवन फल जो हैं या स्पेशल पैकेजेस डील्स लगाई जाती हैं। जब हम वापस घूम के आते हैं तो यहाँ पे पता लगता है कि जी जो आम रूटीन में दाल सब्ज़ी इस प्राइस की थी वो अब डबल और ट्रिपल हो चुकी है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अब क्या करें, इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कर रही है। हम ज़रा मुख्तलिफ नुमाइंदगान से बात कर लेते हैं। कराची और लाहौर में आपको पता है मेजर सिटीज़ हैं, यहाँ पे हम ज़रा ज़्यादा डिस्कशन इस हवाले से करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मुजम्मिल फ़िरोज़ी कराची से भी ज्वाइन कर रहे हैं और सुलेमान चौधरी हमारे साथ लाहौर से होंगे। सबसे पहले मुजम्मिल, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में ज्वाइन किया। रमज़ान की एक्साइटमेंट, खुशी एक तरफ, लेकिन ये जो अवामी मसाइल हैं ये अब दूसरी तरफ हैं। आप क्या समझते हैं और क्या आपके पास तफसीलात हैं जो शाय खुरोनोश हैं उनकी कीमतों में जो इजाफा देखने में आ रहा है, इस पर इंतज़ामिया कुछ चेक एंड बैलेंस कर रही है? गुड मॉर्निंग अरमला। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की आमद कबल अज़ वक्त ही रमज़ान हम आपको मुबारकबाद। आप देखिए, एक बड़ा मशहूर जुमला है कि तब्दीली आ नहीं रही है, आ गई है। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान की आमद से पहले महंगाई आ नहीं रही है, बल्कि महंगाई आ चुकी है। कराची की शहर के जितने भी बाज़ार हैं और जितने भी जो घरेलू ख़वातीन हैं वो अपने घर वालों से यही मुतालबा कर रही है जल्द से जल्द रमज़ान की अशिया ले आओ, क्योंकि फिर चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और यही हाल दुकानदारों का है। जब हम दुकानदारों पर जाते हैं तो दुकानदार यही कहते हैं कि जो आप, अगर मैं 1 पाव चीज़ मांगता हूँ वो कहता है 1 किलो ले जाए, अभी जुम्मे के बाद से महंगी हो जाएगी। चाहे सब्जी हो, फ्रूट हो या दीगर अशिया खुर्दनोश हो जो रोज़ाना घर में इस्तेमाल होती हैं। जैसे अब रमज़ानों में बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा, तो बेसन जो है इस वक्त उसके निर्ख की बात की जाए तो वो भी आसमान को छू रहा है। अब जो चक्कियों पे इतना रश लग गया है कि आटा नहीं पीस रहे, वो सिर्फ चने की दाल पीस रहे हैं। अगर बात की जाए सब्जियों की, सब्जियों में भी रेट जो है, हालांकि सब्जियां हम स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा अरसे तक, लेकिन फिर भी आज जो है जुमेरात से ही सब्जियां महंगी होना शुरू हो गई हैं। आज अगर सुबह की बात की जाए तो इस वक्त जो है बाज़ार के रेट जो है वो कल की निस्बत ज़्यादा तेज़ है। जो हमारे पास सुबह लिस्ट आई है उसमें तमाम अशिया में जो है वो 50 से 60 रुपए का इजाफा हुआ है सब्जियों में ही से। अगर बात की जाए खजूर की, जो सबसे अहम अशिया है खजूर, जो रमज़ान से पहले 400 से 600 रुपए किलो मिल रही थी, अब वो 800 से 4000 रुपए किलो तक दस्तयाब है। मतलब आला नस्ल की खजूर 4000 रुपए किलो तक है और जो आम खजूर है, जो खजूर का रेट शुरू हो रहा है वो 800 रुपए किलो से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर बात की जाए अंडों की, तो अंडे जो है पहले 240 और 250 रुपए दर्जन पे आ गए थे, अब 280 से 300 रुपए दर्जन अंडे पहुंच चुके हैं। इसी तरह चिकन, जो सबसे चिकन के रेट क्योंकि रोजाना आते हैं, मगर जो कमिश्नर कराची के निर्ख हैं वो 540 रुपए है, लेकिन बाजार में जो है फर्क 660 रुपए से लेकर 680 रुपए तक जो है वो चिकन फरोख्त हो रहा है। इसी तरह गाय की गोश्त की बात कर लें, बकरी की गोश्त की बात कर लें, तमाम चीज़ों पे जो है वो पैसे बढ़ना शुरू हो गए। अब आवाम यही जो हम बाज़ारों में देख रहे हैं, शाम के वक्त बाज़ारों में काफ़ी रश नज़र आ रहा है क्योंकि रमज़ान की गेमा गेमी है। मगर इस वक्त जो है जो प्राइस कंट्रोलिंग कमेटीज़ हैं जो वो कहीं पर नज़र नहीं आ रही हैं। हमने कितनी जगह दुकानदारों से सवालात किए भाई कि आपने अभी तक जो है जो निर्ख लिस्ट नहीं है यहाँ पर, वो फहरिस्त आवेजा ही नहीं करते। जितने भी कुछ बड़े स्टोर्स हैं जहाँ पे ज़रूर नज़र आ जाती है, लेकिन जो मार्केट्स है, छोटी अंदरून मार्केट्स हैं, वहाँ पर कहीं पे भी जो है वो अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है।
इस हवाले से जो प्राइस कंट्रोलिंग कमेटी है और जो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर है उनको रोल अदा करना होगा कि मार्केट से बाजार रमज़ान की आमद से पहले पहले मार्केट का रुख करें, दुकानदारों को पाबंद करें। इस पर इतना असर मंडी का भी नहीं होता है जितना कॉमन मार्केट का होता है। जो डेली वेजेस होती है, जो निर्फ पे बेचने वाले होते हैं, वो अपने तयन जो है वो खुद निर्फ ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एक ये वजह भी सामने आती है कि रमज़ान से कबल जो है वो चीज़ें महंगा हो जाती। अब दुकानदार या जो होलसेलर्स होते हैं वो यही कहते हैं कि भाई तलब और रसद का मामला है, जब तीसरी तीसरी तलब बढ़ती है तो वो ऑफकोर्स महंगी होती है, मगर तलब इतनी भी नहीं बढ़ती है जितना ये लोग महंगा कर देते हैं। और इससे पहले रमज़ान से पहले हर चीज़ का स्टॉक होना शुरू हो जाता है। और चीनी की बात कर लें, देखिए चीनी जो है वो 160 रुपये किलो तक अभी पहुंच चुकी है। चीनी की निर्फ रोज़ाना बढ़ रही है क्योंकि रमज़ानों में जो है वो शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, सहरी में भी, अफ्तार में भी। तो चीनी के निर्फ देखें वो टाइम टू टाइम ऊपर जाते जा रहे हैं। अभी मार्केट जो एक्सपर्ट्स है वो यही कह रहे हैं कि चीनी जो है वो और ऊपर जाएगी। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल, ये भी बताइएगा, जैसे आप सारी चीज़ों को केटर किया कि जो जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, अब जाहिर है एक मंडी होती है और एक आम डिपार्टमेंटल स्टोर्स या स्टोर्स होते हैं जहाँ पर जाकर लोग ख़रीदारी करते हैं। मुझे थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस के हवाले से बताएं, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में है कि ये मंडी से दुकान तक पहुँचने में इतना महंगा होता है, जो मिडिल मैन का एक कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ है, या इन जनरल ये जो बीच में जो स्टोर करते हैं या जमा कर लेते हैं, ये उन लोगों का किरदार है? अच्छा, इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम है। अभी रिसेंटली हमने एक थर का विजिट किया था, तो वहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि प्याज जो है वो 1500-1600 रुपये मन वहाँ से निकल रही है। अगर हम उससे हिसाब लगाएं तो प्याज 40 या 50 रुपये किलो वहाँ से निकल रही है, जहाँ से हमने खुद खेत पे खड़े होकर जो वहाँ के जो ज़मींदार हैं, जो किसान हैं, हारी, उनसे हमने पूछा था। तो अगर जब वो इस वक्त कराची में जो है वो 100 रुपये किलो प्याज है, मतलब डबल रेट पर है, तो मिडल मैन का एक अहम किरदार है इसमें। और दूसरा जो हमने ऑब्जर्व किया है कराची में, यहाँ पे जो आम दुकानदार हैं वो चीज़ें लाके स्टॉक कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे कराची में जगह जगह पर बनाना जो केला है उसके इन्होंने गोदाम बनाए हुए हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रोज, जहाँ पे ये लोग फ्रोजन करते हैं, इनको स्टोर, कूलिंग स्टोर बनाए हुए। वहाँ पे इन्होंने केला काफ़ी मिकदार में जमा किया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले केला 100 रुपये दर्जन अच्छा केला मिल रहा था, 50-60 रुपये दर्जन नॉर्मल केला मिल रहा था, मगर कल रात को ही मैंने देखा है कि 120 रुपये दर्जन केला हो गया, 120 से 200 रुपये दर्जन तक केला जा चुका है। जो चीज़ें स्टोर हो सकती है उसमें जो आम मार्केट वाले हैं उनका बड़ा किरदार है। जो जुल्म है कि वो चीज़ें जो नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब फ्रेश होनी चाहिए, उनको स्टोर किया जा रहा है जस्ट बिकॉज कि आप एक मुबारक महीने के अंदर अपना मुनाफा या अपना प्रॉफिट रखें। हाउ अनफॉर्चुनेट इज़ दैट। सुलेमान चौधरी हमारे साथ लाहौर से हैं। सुलेमान, लाहौर की क्या सूरत हाल है जी? यहाँ पे भी यही है, हालांकि हम देख रहे हैं मार्केट्स के अंदर प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ वगैरह और ख़ुद वज़ीर आला पंजाबी इस हवाले से खासी जो एक्टिव हमें नज़र आई हैं। मुख्तलिफ है सूरत हाल या कराची जैसी ही है यहाँ पे भी? लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में जो रमज़ान कबल से जो महंगाई है अब वो भी आसमानों से बातें कर रही हैं। अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर की चंद रोज़ कबल जो कीमत है वो 40 से 50 रुपये आम मार्केट में थी, लेकिन जैसे ही रमज़ानुल मुबारक करीब आया तो उसकी जो कीमत है वो 80 से 90 रुपये तक जा पहुंची है। इसी तरह अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी में पंजाब का जो क्रशन सीजन है चीनी का वो चल रहा है। यहाँ पर जो मिलें हैं वो क्रश कर रही हैं चीनी को, लेकिन इसके बावजूद आम मार्केट में जो चीनी की कीमत है वो 160 रुपये 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इसको बेचा जा रहा है। लेकिन इससे चंद दिन कबल जिसकी कीमत थी वो 120 रुपये 125 130 रुपये के हिसाब से उसको बेचा जा रहा था। अगर किन्नू की बात की जाए तो किन्नू फ़ी दर्जन के हिसाब की बजाय उसको फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ बेचा जा रहा है। और तकरीबन जो अच्छा किन्नू है वो 420 रुपये से लेकर 450 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से उसको फरोख्त किया जा रहा है। इसी अगर सेब की बात की जाए तो लाहौर में जो सेब की कीमत है वो जो अच्छा क्वालिटी का सेब है उसकी कीमत 300 से 350 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से उसको फरोख्त किया जा रहा है। अब महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से जो पंजाब हुकूमत है उसके जो ज़ेली अदारे हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट थे, उनको जो है वो गैर फाल कर दिया गया है और एक नई जो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो कायम की गई है। इसके अथॉरिटी के अभी तक जो मुलाजमीन है वो नहीं रखे लगे, लेकिन जो अथॉरिटी का क़याम है वो कर दिया गया है। तो जो
हुकूमत की जानब से प्राइस को कंट्रोल करने के हवाले से कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। देखा गया कि रमज़ान जैसे ही करीब आया है तो जो डीसी रेट है वो कुछ और बता रहा है, जबकि मार्केट में जो रेट है वो कुछ और है। डीसी रेट के मुताबिक लाहौर में जो दूध की कीमत है वो 160 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन देखा गया है 180 190 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से उसको बेचा जा रहा है। इसी तरह दही की कीमत जो है वो 180 रुपये हुकूमत की जान से मुकर्रर की है, लेकिन ये 200-250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से उसको मार्केट में बेचा जा रहा है। इसी तरह जो फलों की कीमत है वो डीसी रेट कुछ और है, आम मार्केट में उसका कुछ और रेट है। इसी तरह सब्जियों की बात की जाए तो जो लहसुन है, प्याज है, प्याज क्योंकि 80 रुपये से 90 रुपये मार्केट में उसको फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मार्केट में उसका जो रेट है वो 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से उसको जो है वो वहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है। आम मार्केट में जो रेट है वो लाहौर की मार्केट में ज़्यादा महंगा है और रमज़ान के दिनों में देखा गया है कि लोग ज़्यादा कीमत पर अशिया खरीदने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि लोगों ने तो सलेमान ये तो अगर इसी तरह से कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल रहीं तो फिर तो ये पूरा रमज़ान यही चलेगा। तो इस पे तो अगर कोई प्राइस कंट्रोल कमेटीज या दीगर चीज़ें गैर फाल कर दी गई हैं तो फिर ये इस पे चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? ये तो फिर बेलगाम ही हो जाएगा काम। देखिए रमला, गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि हम जो एक नया सिस्टम ला रहे हैं जिसके तहत पूरे पंजाब में जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम है उसको हम रेगुलेट करेंगे, लेकिन अभी तक वो अदारा सिर्फ अफसरान की हद तक फाल हुआ है, लेकिन जो फील्ड में उनकी फोर्स है उसको मुतहरक नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस रमज़ान भी लोग जो महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर होंगे। हुकूमत ने ऐलान किया कि हम 30 अरब रुपए का पंजाब के अंदर जो रमज़ान पैकेज है वो दे रहे हैं, जो 30 लाख लोगों के लिए होगा और 10,000 रुपये फ़ी ख़ानदान उनको कैश में दिया जाएगा। लेकिन रमज़ान बाज़ार मामूल के मुताबिक लगते थे वो इस साल भी नहीं लगाए जा रहे। जो लोग होंगे वो बाज़ार से महंगी अशिया ख़रीदेंगे। कुछ मॉडल बाज़ार हैं जिनको हुकूमत रेगुलेट करती है, वहाँ पर उसके अंदर रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी जो अशिया हैं वो कम, एक तो रमज़ान बाज़ार का जो होंगे मॉडल बाज़ार के अंदर लगाए जाएंगे वो कम होंगे, और जो वहाँ पर अशिया होंगी उनकी क्वांटिटी बहुत कम रखी जाती है, क्योंकि लोगों का यही रुझान होगा कि बाहर से चीज़ें महंगी मिल रही हैं तो वो अपने करीबी मॉडल बाज़ार में जाएँ तो वहाँ पर जाके अशिया खरीदें। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो छोटे जो बड़े शहर हैं वहाँ पर सिर्फ एक मॉडल बाज़ार होगा, और जो देहातों में बसने वाले अफराद हैं वो वही महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर होंगे। उनके लिए सिर्फ 30 लाख लोगों के लिए रमज़ान पैकेज है, जो 30 लाख ख़ानदान है। उसके अलावा जो करोड़ों अफराद पंजाब में बस रहे हैं उनके लिए कोई रमज़ान का खुसूसी पैकेज है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुलेमान, बहुत शुक्रिया। पहले से बता रहे थे, हम कोशिश करेंगे ऑन एंड ऑफ इस पे बात करें, जो भी सूरत हाल है आगाह करते रहे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब जो एनिमल लवर लोग हैं उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी हुई लाहौर के अंदर। लाहौर की जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज है वहाँ पे पेट शो का इनेकाद हुआ। वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ थी, इस हवाले से नताशा रहमान हमें बता रही है। गुड मॉर्निंग, मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाजरीन, मेरे हाथ में एक प्यारा सा डॉग मौजूद है। चूँकि मैं पेट शो में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर डॉग्स कंपटीशन भी कराया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर कैट कंपटीशन भी होगा। बर्ड्स भी मौजूद होंगे, लोगों से गपशप भी करेंगे, साथ ही साथ इंजॉय भी करेंगे, जानवरों को देखेंगे भी और आप लोगों को भी बताएंगे कि आज के पेट शो में कौन कौन सी नस्ल के जानवर आए हुए हैं और परिंदे भी आए हैं। तो अभी लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे गपशप करते हैं और साथ ही साथ एंजॉय करते हैं। तो आइए हमारे साथ। मेरे साथ डॉग की एक प्यारी सी ऑनर मौजूद है, जिनका डॉग भी बहुत प्यारा है। तो इन्हीं से बात करते हैं। आप बताओ किस ब्रीड की है ये? Okay, so Basha is a American bully and माशाल्लाह ही इज़ 3.5 month old। और ये जो ब्रीड है ये पाकिस्तान में बहुत रेयर है, आपको बहुत अलग ब्रीड मिलेंगे देखने को, पिटबुल मिलेंगे, बट जो ये अमेरिकन बुलीज होते हैं आपको इम्पोर्ट करवाने पड़ते हैं। सो ही इज़ अ वेरी रेयर ब्रीड। अच्छा, ये बताइएगा कैसे शौक पैदा हुआ, कैसे इसकी हिफाजत करती हैं आप? ओके, सो व्हेन आई वाज अ 4 year old तब से मेरे पास डॉग्स हैं, तो मैंने बचपन से डॉग्स देखे हैं।
तो तब से शौक पड़ा था। और इसका जो ख्याल है वो बस फैमिली रखती है, सब मिलके रख लेते हैं। मिलके रख लेते हैं, मतलब क्योंकि कहा जाता है कि जानवर की हिफाजत हमें ऐसे रखनी पड़ती है जैसे एक बच्चे की हिफाजत रखनी पड़ती या ये हमारे जब कोई डॉग बोलते तो बहुत बुरा लगता है, बिकॉज ही इज आवर किड टू बी ऑनेस्ट। और इनका बिल्कुल बच्चों जितना ही ख्याल होता है, बल्कि बच्चों से ज़्यादा ख्याल होता है इनका। है। बच्चों से ज़्यादा ख्याल एग्जैक्टली रखना पड़ता है। और यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद है जो अपने अपने पेट्स लेकर आए हुए हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या क्या कहते हैं और उनके पास कौन सा पेट मौजूद है। तो आइए हमारे साथ। अच्छा, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक बहुत प्यारा सा डॉग रखा हुआ है। मुझे इससे खैर डर लग रहा है क्योंकि ये फुल ब्लैक कलर का है और काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से। सर ये बताइएगा क्या एज है इसकी और क्या नाम रखा है आपने? इसकी जी 1 साल 11 माह उम्र है और इसका नाम सीजर है। सीजर कितनी देर से आपके पास है और इसके अलावा भी कोई पेट्स हैं आपके पास? और मेरे पास इसके अलावा सील, मुर्गे वगैरह, कोई इसके बाद कबूतर वगैरह चीज़ें हैं बस। मतलब आपको जानवरों का शौक है पालने का? बहुत ज़्यादा, बेहद। ये बताइए कैसे इसकी हिफाजत की जाए? इसकी जी बहुत केयर है, इसको आपको साफ सुथरा रखना पड़ता है, खुराक टाइम पे देनी पड़ती है, बाहर लेके जाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, ये सारे अमल करने पड़ते हैं। तो घर में बच्चों को तंग तो नहीं करते हैं? फैमिली डॉग को बनाना पड़ता है, वरना ये काट भी सकता है। वैक्सीनेटेड है। वैक्सीनेटेड है। कितनी देर के बाद इसको वैक्सीनेशन लगवाई के बाद, हर साल के फौरी बाद, हर मार्च में लगवाता हूँ इसको। हर मार्च में लगवाई जाती है। ये इंतहाई खूबसूरत सा डॉग है। खैर मुझे तो इसके पास जाते हुए डर लग रहा है, लेकिन ये देख लें कितना प्यारा है। कुछ और लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे जाके बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि उनके पास क्या मौजूद है और कैसे उनकी हिफाजत की जाती है। तो आइए हमारे साथ। खूबसूरत सा तोता है क्योंकि पेट शो हो रहा है और पेट शो में डिफरेंट जो परिंदे हैं वो भी मौजूद हैं। अंकल मौजूद है जिनके ये सारे परिंदे हैं, तोते हैं। इन्हीं से बात करते हैं। अंकल ये बताइएगा ये तोते कब से पाले हुए हैं आपने और क्या कहेंगे? 50-60 साल हो गए हैं और ये खुदा का शुक्र है पाकिस्तान में मैंने ये टेम किया, कोई भी नहीं करता। कितने तोते रखे हुए हैं घर में? काफ़ी है माशाल्लाह। अच्छा, काफ़ी रखे हुए हैं। कितनी नस्ल के रखे हुए हैं? काफ़ी नस्लों के हैं, बस अनगिनत सी हैं जी। इनका अस्पताल मेरा मैंने एक और रख लिया, मेरे लिए बात करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अच्छा अंकल ये बताइएगा कितनी नस्ल के तोते रखे हुए हैं आपने? मेरे पास काफ़ी हैं, मतलब कम से कम 20-25 किस्म के हैं। अच्छा, तो कैसे हिफाजत इनकी करते हैं? बस कोई शौक जो है ना करनी पड़ती है। शौक का कोई मोल नहीं होता। बेशक बेशक। घर वालों ने कहा नहीं कि आपने ये क्या पाले हुए वो हैं? खुश हैं। शोर करते होंगे? नहीं नहीं नहीं, कैसे हिफाजत करते हैं इनकी? क्लेमटाइज हो गए हम। मेरा बेड भी वहीं है, मेरा बेडरूम वहीं है, वहीं सोता हूँ। अच्छा, कैसे इनकी हिफाजत करते हैं? खाना क्या देते हैं इनको? खाना इनकी जो प्रॉपर फीड है वो देते हैं। प्रॉपर फीड देते हैं? काफ़ी कुछ देना पड़ता है, बहुत सारे सीड होते हैं जो डालते हैं। हाँ जी, अंडा रोज देते हैं, डबल रोटी वगैरह इनको। कोई स्पेसिफिक इनका खाना होता है? नहीं, बस मिक्स होता है दाना, मिक्स दाने होते हैं। मिक्स दाने होते हैं जी। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि मुझे काट लेगा, लेकिन मुझे थोड़ा सुकून करना पड़ेगा, काम होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मुझे काट लेता है। अच्छा, ये वापस इसको मैंने रख दिया। आप ऊपर नहीं जाना आपने। ओके अंकल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। ये जितने भी खूबसूरत से तोते हैं अंकल के हैं, इनको प्राइस भी मिला है। कुछ और लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं और मिलेंगे भी इंशाल्लाह। अच्छा, तो इससे पहले कभी किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया? हमेशा ही बड़े कंपटीशन में बेशुमार बेशुमार कंपटीशंस में ये हिस्सा लेते हैं और ये छोटा सा प्यारा सा इतना प्यारा लग रहा है मेरे हाथ पे। ये खैर मुझे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वो बड़े वाले से मुझे थोड़ा डर लग रहा था। ऑल्दो कुछ और लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे देखते हैं कि उन्होंने अपने जानवरों की हिफाजत कैसे की हुई है और उनको क्या प्राइजेस मिले हैं। तो आइए हमारे साथ। कंपटीशन में ना सिर्फ मर्द हजरात अपने पेट्स लेकर आए हैं, बल्कि ख़वातीन भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और अपने जानवर लेकर आई हुई हैं। उन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं, आप ये बताइएगा अपनी कैट को लेके आई हैं, क्या कहेंगी ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? एग्जैक्टली होनी चाहिए। बहुत पीसफुल है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है हमारे पेट्स के लिए भी और हमारी आउटिंग के लिए भी, और बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है। और मैं कहती हूँ अच्छा, ये बताइएगा आपने कब से इसको पाला हुआ है, क्या एज है और कौन सी नस्ल की ये आपके पास है?
एक्चुअली ये मेरी सिस्टर की है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा इसके साथ अटैच हूँ। ऑब्वियसली बात है, जब घर में कोई जानवर होता है तो उससे उनसियत हो जाती है। ये हमारी होम ब्रीड है, एक्चुअली ये 2 मंथ्स की है। जी जी। तो घर में कितने पेट्स रखे हुए हैं? टोटल 4 है, इसकी मदर, फादर और 2 सिबलिंग्स में। जी जी। ठीक है जी, पूरी फैमिली है जनाब। तो मेरे हाथ में प्यारा सा खरगोश है जिसको घर में पाला गया है। मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने मुख्तलिफ पेट्स पाल रखे हैं और इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि ये फ्रेंड्स हैं और आपस में ये जानवरों की हिफाजत भी करते हैं और इन्होंने एक छोटा सा फार्म हाउस भी बना रखा है। तो इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि कहाँ से शौक़ पैदा हुआ और क्या कहेंगे, ये बताइएगा। अभी मैंने आपके हाथ में रैबिट देखा जो कि मैंने पकड़ लिया। ये बताइएगा कैसे इनकी हिफाजत करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि खरगोश ज़मीन के अंदर बहुत सारे सुराख कर देता है और इससे स्मेल बहुत होती है, तो कैसे इनकी केयर भी करते हैं और कैसे सारा कुछ देखभाल करते हैं? इनको अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए तो कुछ भी नहीं करते। एक अच्छा इन्वायरमेंट जो इनका हैबिटेट है वैसे का इन्वायरमेंट इनको बना के दिया हुआ है। अभी भी जो मेरा फार्म पे है इनके लिए स्पेशल एक जगह बनवाई हुई है जिसको नीचे से सारा मिट्टी निकाल के अंदर ईंटें जोड़ के फिर इनके ऊपर मिट्टी डाली है और इनके घर ज़मीन के नीचे ही बनाए हैं, सारे रहते ज़मीन के नीचे ही हैं। बाकी कितने पेट्स हैं आप लोगों के पास? पेट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं। जो आज लेके आए हुए हैं उसमें एक लैब्राडोर है हमारा शैगी, उसके बाद एक हमारे जर्मन शेफर्ड है बेला, ये हमारा मफिन कैट है, ये आए हुए हैं खरगोश 3 हमारे आए हुए हैं। इसको पकड़िएगा, ये हमसे बेकाबू हो रहा है। तो इन्हीं आपके पास कैट मौजूद है, ये बताइएगा कि क्या इसका नाम है और इसकी कैसे केयर की जाती है? ये पर्शियन कैट है, इसका नाम हमने मफिन रखा हुआ है और इसके अलावा हमारे पास एक और कैट है, उसका नाम हमने रखा हुआ है शीदा। क्या नाम रखा हुआ है उसका? शीदा टल्ली। शीदा टल्ली वो क्यों है? वो सारा दिन सोते रहते हैं। यहाँ पर डॉग्स भी मौजूद हैं जी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ क्योंकि ये अपनी जुबान बाहर निकाल रहे हैं, इतने बड़े बड़े दांत बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, एग्रेसिव काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है। तो आप बताओ इसका क्या नाम है? वो उसी की स्टोरी थी, मैंने ली थी एक जर्मन शेफर्ड, वो मेरी एक्सपायर्ड हो गई थी, पार्वो वायरस हो गया था, फिर मैंने दोबारा जर्मन शेफर्ड लिया, इसका भी नाम बेला ही रखा उसके थ्रू। और बस जर्मन शेफर्ड का एक शौक था वो मैंने किया है। और ये जो वाले ये जो है जिसके पास थी ना पहले, उसे छत पे बांधी हुई थी धूप में, और ये बिल्कुल ही जिसको कह रहे थे हमने बचाई है, ये बहुत वीक थी, अब हम उसे लेके आए और डाउन होती जाती, जाहिर सी बात है गर्मियों में सर्दियों में छत पे रहना जानवर के लिए बड़ा डेंजरस होता है। फिर हम उसके पास गए, हमने उसको हमें दे दो, हम उसे लेके आए थे और इसलिए भी ये बेला ही हमारे पास। बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, नो डाउट कि आप जानवरों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। आजकल के जो नौजवान नस्ल है वो हमें ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, गलत कामों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन नौजवानों की वजह से मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है और जो नए नौजवान हमें देख रहे हैं उनको भी इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होने की ज़रूरत है कि आया अपने गलत कामों की तरफ जाने की बजाय अगर आप जानवरों को पाल लें घर में, उनसे प्यार करें, उनकी देखभाल करें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है बनिस्बत इसके कि आप किसी गलत कामों में पड़ जाएं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे आजकल बच्चे हैं वो फ़ोन पे और टैबलेट पे और टीवी पे लगे रहते हैं, फ़ोन पे टैबलेट पे टीवी पे लगे रहते हैं, उनके लिए आप उनके लिए छोटा सा पेट भी ले आए ना, बेशक आप एक मुर्गी ले आए, तो वो उनका ये है कि उनका 70% ध्यान जो है ना फ़ोन से हट जाता है और वो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है कि उन्होंने अपने जानवर की केयर करनी है और वो फ़ोन से उनका ध्यान भी। हमारे घर के बच्चे हैं, अब वो फ़ोन को पकड़ते भी नहीं है। यही बात, ये बात भी बहुत अच्छी है कि अगर आप अपने घर में किसी पेट को पाल लेंगे या फिर आप किसी परिंदे को रख लेंगे तो आपने उसकी हिफाजत करनी होगी, ना कि आपने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के दौर में अगर हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के ज़्यादा करीब होते हैं, जानवरों से या किसी हेल्दी एक्टिविटी से दूर हो जाते हैं तो उनकी सेहत पर भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ है और ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहना चाहिए, जानवरों से मोहब्बत प्यार करते रहना चाहिए, क्योंकि जानवर से जो मोहब्बत है वो एक अलग ही टाइप की होती है। जानवर कभी भी अपने मालिक को धोखा नहीं देता है। तो मेरे ख्याल से हमें जानवर अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए ताकि हमारा टाइम अच्छा गुजर जाए और साथ ही साथ हेल्दी एक्टिविटी भी हो जाती है। तो आज हम लोगों ने आपको पेट शो दिखाया, लोग दिखाए, कंपटीशन दिखाया और लोगों से गपशप भी की है, देखा भी है कि आया किस ने कौन सा जानवर पाल रखा है और उससे कितनी मोहब्बत है।
फिलहाल हमें इजाज़त है, हम दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज 27 ऑफ फेब है। हम इस इम्पॉर्टेंट डे को कैसे भूल सकते हैं जी, जब हमने, वैसे तो हम सबको पता है कि टी इज़ फैंटास्टिक, लेकिन हमने ये क्रॉस द बॉर्डर भी बताया कि टी वॉज फैंटास्टिक। आपको समझ आ गई होगी। 27 फरवरी 2019 की मैं बात कर रही हूँ। पाकिस्तान की तारीख में वो दिन है जब हमने जो क्रॉस द बॉर्डर अपने दुश्मन को ये बताया कि चाय तो बहुत अच्छी थी और हम प्रोटोकॉल भी बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन अगर आप हमें तंग करेंगे, आप इंटरफेयर करेंगे तो उसका जवाब आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो जनाब, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। पाक फ़ज़ाइया के ने जिस तरह से बहादुरी, जुर्रत और इन तमाम तर करेज का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर दुनिया को बताया कि हमारे जो मुल्क के अंदर जो दिफा का सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो इतना ज़बरदस्त और इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप कोशिश करेंगे इंटरवीन करने की तो आपको इसका भरपूर जवाब मिलेगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के हवाले से ये रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। 6 साल गुजर गए हैं जी, लेकिन स्टिल जो एक हैबिट है वो जाहिर है हमने बिठाई है और वो बिठाए रखेंगे। डेफिनेटली आज का दिन हमारे लिए तो सेलिब्रेट करने का दिन है, उसको हम बात कर रहे थे। जनाब, आगे बढ़ते हैं, कराची का रुख करते हैं, जहाँ पर आपको पता है बाहर की आमद के साथ जो फूलों की नुमाइश है वो मुख्तलिफ शहरों में होती है। इस वक्त कराची में जी फूलों की नुमाइश जारी है। इस हवाले से हमारी जो नुमाइंदा है इकरा अवान, वो बता रही हैं। मैं इस वक्त BHA के बुखारी पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर CBC की जानिब से 4 रोज़ा फ्लावर शो का इनेकाद किया गया है और इस फ्लावर शो में 50 रंगों के 10,000 से ज़ायद पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। 4 रोज़ा ये तकरीब में शहरियों का दाखिला बिल्कुल मुफ्त रखा गया है। यहाँ पर इस वक्त हर तरफ खूबसूरत रंग जो है वो बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए शहरियों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनको इस नुमाइश में आकर इन पौधों को देख कर कैसा लग रहा है। हाँ, खूबसूरत फूल हैं, इस तरह के फूल हैं कि इन बड़े फूलों में भी ये गुलदस्ता बने सजे हुए हैं, उसमें आप भी गुलदस्ता बनी हुई सज गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। और चूँकि हमारा पार्क घर के करीब है तो हम तो रोज़ाना ही देखते हैं, लेकिन आज तो बहुत ही इन्होंने खूबसूरत सजाया। जिस बच्चों के ये हाथ लगे हैं, बंदों के हाथ लगे हैं, बेइंतहा ये ब्यूटी उन्होंने जिस तरह से सजाई है, देखने के काबिल है। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा। इतनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने दी हुई है। कलर्स देखें, हर तरह का रंग है और फूलों में कितनी खूबसूरती है। और ये बड़ी मेहनत लगती है इनमें, ये एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन में इन्होंने कर दिया है। पूरे साल की इन लोगों की मेहनत होती है और उसके बाद फिर ये लोग इसका डेकोरेट करते हैं हमारे लिए। हमारे बच्चे और हम आके जब इस तरीके का कोई इवेंट होता है तो हम बहुत ही खुश जोश के साथ जो है हम आते हैं और उसमें शिरकत करते हैं। स्पेशली फॉर किड्स, वो तो फ्लावर्स देख के जल्दी बोर हो जाते हैं, मगर फिर खाने पीने की चीज़ें और फिर जैसे बुक्स है, फिर नर्सरी या प्लांट्स है, तो उनमें ये चीज़ें जो है वो क्यूरियोसिटी स्पार्क होती है कि वो प्लांट्स बाय करें, बुक्स बाय करें और फ्लावर्स की तरफ देखें, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है। खूबसूरत रंग के इन खूबसूरत पौधों को देखकर जहां सबका दिल जो है वो इन पौधों की जानिब राग़िब हो रहा है, वहीं इन पौधों की खुसूसियात के बारे में मेरे साथ इस वक्त गार्डन के सुपरवाइज़र मौजूद है, उनसे जानेंगे। सीजनल के जो प्लांट है वो लगे हुए तकरीबन कोई 150 वैरायटियाँ और परमानेंट जो प्लांट है वो तकरीबन लगे हुए कोई 400 वैरायटियाँ। सीजनल के नाम मैं आपको बताऊं तो इसमें गेंदा है, जापरी है, एंट्रेनम है, पिटोनिया है, फ्लाक्स है, मेटोकेरिया है, अलीज़म है, बाकी बहुत सारे नाम है। और परमानेंट में जो है वो लगे हमारे ये सामने ही लगे हुए, इसमें कैक्टस है और अपना क्रेसोलिया है, बाकी इसमें सिल्वरी है, ड्रक्सीना है और अनानास वगैरह सारे पौधे लगे हुए परमानेंट के। तो आपने देखा मेरे साथ यहाँ पर गार्डन सुपरवाइज़र मौजूद थे और उनका यही कहना था कि घर में खूबसूरत पौधों को लगाना चाहिए और बेहतर है कि दरख्त लगाए जाएं ताकि साया जो है वो रहे। वैसे भी हमारा जो शहर है वो कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, दरख्त की हरियाली की किल्लत है। मगर अगर हम डिफेंस की DHA की बात करते हैं तो यहाँ पर CBC की जानिब से बहुत खूबसूरत नुमाइश का इनेकाद किया गया है। 4 रोज़ा ये फूलों की नुमाइश का आज आगाज़ हो चुका है और 4 दिन तक ये नुमाइश शहर कायद में जारी रहेगी और शहरियों के लिए इस नुमाइश में दाखिला फ्री रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और इन खूबसूरत पौधों को देख सकें और लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। जी
थैंक यू वेरी मच इकरा। फूलों की इस नुमाइश के हवाले से मैं बता रही थी, आई होप कराची वालों के लिए कोई अच्छी एक्टिविटी है जिसको वो एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि 4 रोज़ ये जारी रहने वाली है। अच्छा जी, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मेरे पास एक अच्छी खबर वो ये है कि हमारे शो में भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं, वैसे भी सब जानते हैं इमरान कुरैशी आर्टिस्ट को। इनका काम, इनकी जो पहचान है वो इनका काम है, और ज़ाहिर है इन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है। इनको जी फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक अवार्ड दिया है, और ये अवार्ड का नाम बड़ा मुश्किल है जो कि मैं ले नहीं पा रही हूँ, बट स्टिल चूँकि ये फ्रेंच नेम है, लेकिन इनको इनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं टुवर्ड्स आर्ट एंड कल्चरल डायलॉग, उसकी बुनियाद के ऊपर इनको ये अवार्ड दिया गया है, ये रिकग्निशन मिली है, जिसपे उन्होंने एम्बेसडर ऑफ फ्रांस टू पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है इस ऑनर के लिए। और उन्होंने कहा कि ये उनके लिए कोई पर्सनल माइलस्टोन नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए जो अक्रॉस द बॉर्डर या एक आर्ट लोगों को कनेक्ट करती है, उसका एक बहुत बेहतर अंदाज़ है। सो हमने सोचा कि ये अच्छी खबर आपके साथ शेयर की जाए कि हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो दुनिया भर में अपना नाम भी बना रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, और जिस तरह से आर्ट को पूरी दुनिया के अंदर एक पॉजिटिव मैनर के अंदर फैला रहे हैं। तो इमरान कुरैशी के हवाले से उनको बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारकबाद। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक जी। अब बात करेंगे कुछ मैच की और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की। चूँकि आपको पता है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो मैचेस हैं वो अब थोड़े एक्साइटिंग इसलिए हैं क्योंकि कल हमने अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड का मैच देखा जो लाहौर के कद्दाफ़ी स्टेडियम के अंदर हुआ, और क्या थ्रिलिंग और एक्साइटिंग किस्म का मैच था कल का, क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग सच मैचेस फ्रॉम आवर टीम, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम तो अब इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। दो कि आज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच होगा रावलपिंडी स्टेडियम में, लेकिन उसमें जो बारिश के चांसेस हैं वो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन कल अगर हम अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड के मैच की बात करें जी, आखिरी ओवर तक वो मैच चला, और उसकी जो एक्साइटमेंट और थ्रिल थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, और बड़ा नर्व्स वाला मुकाबला था। 8 रन से शिकस्त दी है जी अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को, और टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। लाहौर का ये कद्दाफ़ी स्टेडियम था जहाँ पे ये मैच हुआ, जिसमें 177 रन्स की जो शानदार इनिंग्स है इब्राहिम जो प्लेयर हैं अफ़गानी उनकी, और उसने इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया अफ़गानिस्तान की जीत के अंदर। 325 का जी टारगेट सेट किया गया था, और आखिरी ओवर में पहुंचने के बावजूद जो इंग्लैंड की टीम है वो मैच नहीं जीत सकी। कल के मैच पे और आज का जो एक मैच है जिसकी जो सिर्फ ये इंपॉर्टेंस है कि शायद हमारी टीम परफॉर्म करेगी, तो हम उस पर कल बात कर लेंगे कि जी अच्छा टीम ने परफॉर्म किया पाकिस्तानी। अदरवाइज़ अगर हम इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बात करें तो उस पर हमारे लिए उसका कोई असर नहीं है, बट स्टिल जी बात तो करनी पड़ेगी। हमारे साथ इस वक्त काशिफ शबीर मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, थैंक यू वेरी मच। मैं आगाज़ करूँगी अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड के मैच से। कल का मैच ये होते हैं बड़ी जो टूर्नामेंट्स के थ्रिलिंग किस्म के मैचेस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में। बिल्कुल ठीक बात आपने कही, और ज़बरदस्त मैच था। लेकिन अगर आप स्टार्ट की बात करें, जिस तरह मैच शुरू हुआ था, इंग्लैंड ने ऊपर से 3 बड़ी क्रूशल विकेट्स ले ली थी अफ़गानियों की, और लग ऐसा रहा था कि ये बड़ा लो स्कोरिंग मैच होगा। लेकिन उसके बाद इब्राहिम ज़ादरान ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली, और उसको बड़ा अच्छा बैकअप किया हशमतुल्लाह ने, और उसके एंड पे जाकर मोहम्मद नबी ने। और जो टारगेट 325 का था, बज़ाहिर तो अच्छा टारगेट है, लेकिन अगर हम लाहौर की विकेट देखें, जिस तरह का वो बैटिंग ट्रैक है, और उसके बाद जिस तरह ड्यू फैक्टर आ जाता है दूसरी इनिंग में, तो लग ऐसा रहा था कि इंग्लैंड की इतनी मजबूत बैटिंग है, वो इस टोटल को आराम से चेज़ कर लेगी। और रीसेंट पास्ट में हमने देखा भी है, ऑस्ट्रेलिया ने जितनी खूबसूरती से 352 का टारगेट चेज़ किया था अगेंस्ट इंग्लैंड, तो लग ऐसा रहा था कि अच्छा मैच होगा और ये इंग्लैंड जीत जाएगी। लेकिन बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग की उसके अफ़गानिस्तान के बॉलर्स ने। आप देखें कि अफ़गानिस्तान की रिलायंस जो है वो ज़्यादा उनके स्पिनर्स के ऊपर है, लेकिन अज़मत की 4 विकेटें बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें थी। शुरू में उसने सॉल्ट को भी आउट कर लिया,
उसके बाद एंड में जाकर रूट को और बटलर को सब मेन विकेटें उसने ली, लेकिन स्पिनर्स ने भी अपना रोल अदा किया। और देखें असल इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ देखने वाली ये है कि विकेट्स हैं पाकिस्तानी, लेकिन बाहर के जितने ममालिक के प्लेयर्स हैं उनको हमारी विकेट का ज़्यादा पता है। उन्होंने अकॉर्डिंगली अपनी टीम को एडजस्ट किया हुआ है, बैटर्स को, बॉलर्स को, और अकॉर्डिंगली उसको खिला रहे हैं। और देखें ये हमारी विकेटों के ऊपर बाहर के लोग आकर 350 325 स्कोर कर रहे हैं और उसको चेज भी कर रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त मैच था, बहुत थ्रिलिंग मैच था। आखिरी ओवर तक ये पता नहीं था कि मैच इंग्लैंड की तरफ जाएगा या अफगानिस्तान की तरफ जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट अफगानिस्तान की टीम को देना चाहिए, क्योंकि उस टीम ने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है और अब वो उस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि जहां वो बड़ी टीमों के साथ जो है टक्कर का मुकाबला करती है, उनको चैलेंज करती है और उनको हराती भी है। इंग्लैंड के साथ ये पहली दफ़ा नहीं अफगानिस्तान ने किया। अगर आपको याद हो तो जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया था। बड़ा एक मतलब अनबिलीवेबल किस्म का वो मैच था जिसमें अफगानिस्तान जीत गया था। तो इंग्लैंड वैसे भी अफगानिस्तान के खिलाफ थोड़ा सा बैकफुट पर चला जाता है और इस मैच में तो हमने देखा कि बिल्कुल पकड़कर इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को एंड में जाके फिर छोड़ दिया और इब्राहिम ज़ादरान ने खूबसूरत ज़बरदस्त इनिंग खेली। और अच्छा काशिफ, अभी आप रैकेट्स की बात कर रहे थे और सेकेंडली आपने हाई स्कोरिंग मैचेस की बात की। ये जो सेंचुरीज भी बन रही हैं ये भी किसी आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें रिकॉर्ड बन रहा है जिस हिसाब से सेंचुरी स्कोर हो रही हैं। और कल जो रूट ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ 98 जो बॉल्स हैं उस पर सेंचुरी स्कोर की, जो इस टूर्नामेंट की 11th सेंचुरी है। सो ये जो सेंचुरीज भी बन रही हैं, हमारी यहाँ पार्टनरशिप नहीं चल रही थी, यहाँ पे बैक टू बैक सेंचुरीज बन रही हैं, क्या हो रहा है? देखें सिर्फ सेंचुरी ही नहीं बन रही बल्कि स्कोर जो है, जो भी सेंचुरी बनाता है वो 150 से कम स्कोर करता ही नहीं है, उससे ऊपर ही जाता है। बेन डकेट ने इस तरह किया, अब ज़ादरान ने किया, पिछले मैच में जॉश इंग्लिश ने किया, जो रूट ने किया, इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने किया। तो ये सब प्लेयर्स जो हैं बहुत अच्छी तरह से इनिंग्स खेल रहे हैं। मतलब ये देखें, इसको कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी, एक मेगा इवेंट की तैयारी। और आई एम श्योर सारी टीमें तैयार होकर आई थी अपना मैच खेलने के लिए, टूर्नामेंट खेलने के लिए। देखें कल इंग्लैंड की टीम हारी है, हम सब मानते हैं कि वो हारी है, लेकिन मुकाबला करके हारी है। वन साइडेड मैच नहीं था। देखें किसी स्टेज पे भी ये नहीं लगता था कि ये मैच जो है कि वन साइडेड हो गया। बहुत अच्छे तरीके से दोनों टीमें खेली, मुकाबला किया। अफगानिस्तान ने भी गिव अप नहीं किया। एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि प्रोडिक्टर ने तकरीबन 50-50 के करीब पहुंच गई थी दोनों की प्रोडिक्शन जीतने की, लेकिन वहां से मैच को वापस लेकर जाना, जबकि लिविंगस्टन भी थे, रूट भी था, बटलर भी था और ओवरटन ने भी बड़ा अच्छी गेम खेली, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ क्रेडिट अफगानिस्तान को देना चाहिए जिस तरीके से वो मैच खेले और ये मैच जीते। एब्सोल्युटली क्रेडिट अफगानिस्तान को देना चाहिए और यही हम चाहते भी थे। और हमें जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ये जो इवेंट है इट्सेल्फ आईसीसी का इवेंट है और इसका जो एक्साइटमेंट है, जो तैयारी है, अभी काशिफ आपने खुद भी बात की कि जो इंग्लिश टीम्स हैं या हम इस एशियन उससे बाहर निकलें, तो जो तैयारी के साथ वो आ रही हैं और जहाँ पर वो जिस तरह से उन्होंने एक एक प्लेयर पे काम किया हुआ है, उसकी बॉलर्स ने बैटर्स को कैसे आउट करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक तैयारी का हिस्सा होती हैं। हम अनफॉर्चुनेटली इस तैयारी के साथ या इस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरे ही नहीं और वो जो क्लूलेसनेस है ना, वो हमें हर ग्राउंड में, हर मैच में नज़र आई। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि ये भी आपकी जो तैयारी है इसको मेक श्योर करना चाहिए कि आपको हर प्लेयर की स्ट्रैटेजी, टेक्निक, उसका स्टाइल, सबका आइडिया होना चाहिए। ऑब्वियसली आप देखें जो 11 प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर खेल रहे होते हैं, सिर्फ वो 11 प्लेयर्स नहीं होते बल्कि पूरी टीम मैनेजमेंट होती है। आप मैनेजर से लेकर कोचिंग स्टाफ से लेकर सपोर्टिंग स्टाफ साथ ले लें। और आपने देखा होगा कि जब मैच हो रहा होता है तो बाहर जो बैठे होते हैं उनके स्टैटिस्टिशियंस, वो सारे लैपटॉप लेकर बैठे होते हैं, स्टैट्स लिख रहे होते हैं और जो उनका जो कोच है वो नोट्स लिख रहा होता है और वो देख रहा होता है कि क्या कमी है, क्या बेशी है और क्या इसको आगे इम्प्रूव कैसे करना चाहिए। तो ये सब एक काम होता है, एक पूरी टीम मैनेजमेंट होती है। ये नहीं होता कि 11 प्लेयर्स खेलने चले कि पीछे कुछ है ही नहीं। तो यही सारी टीमें करती हैं, वो पूरे एक एक टीम के ऊपर काम करती हैं, एक एक प्लेयर पे काम करती हैं, उसके वीकनेस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखती हैं और फिर अकॉर्डिंगली उसको टैकल करती हैं। और यही सब टीमों ने किया हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है। हमारी टीम को भी यही सब कुछ करना चाहिए। और दूसरी बात है
इस चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में आने से पहले हमें तकरीबन कुछ 6-7 साल पहले पता था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ रही है। हमें ये भी पता था कि 27-28 साल के बाद जाके एक मेगा इवेंट पाकिस्तान में आ रहा है, तो उसकी तैयारी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए थी। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी नहीं होती, बल्कि प्लेयर्स को ग्रूम करना, उनको तैयार करना उस टूर्नामेंट के लिए। और इससे पहले, इस टूर्नामेंट से पहले सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस टूर्नामेंट से पहले 2 मेगा सीरीज़ हमें मिली, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की तैयारी करने के लिए। उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज़ थी हमारे पास, जिसमें न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका दोनों पाए की टीमें थी, वो वहीं पाकिस्तान में खेलने के लिए। तो हमारे पास तकरीबन 6 और 2 8-9 मैचेस थे तैयारी करने के लिए इस मेगा इवेंट के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कुछ भी नहीं कर सके। हमने साउथ अफ्रीका में कुछ और टीम खिलाई, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और टीम खिलाई, ट्राई नेशन में कुछ और टीम खिलाई और चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ और टीम खिला दी। और हमें पता ही नहीं था कि हमें अपनी विकेट्स के ऊपर, जहां स्पिनर्स जो हैं वो राज कर रहे हैं, हम सिर्फ एक स्पिनर के साथ चले गए। हमारे ओपनर्स थे ही नहीं हमारे पास। हमने हमारा जो मेन बैट्समैन था उसको अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब करके ओपनिंग की पोजीशन पे ले गए। टीम का सारा स्ट्रक्चर ही हमने ख़राब कर दिया। तो फिर रिजल्ट तो ऐसे ही आना था। लेकिन अब देखें, कहने का क्या फ़ायदा कि अब तो गुजर चुकी है, अब बात ख़त्म हो चुकी है, ये इवेंट तो ख़त्म हो चुका है। हम भूल नहीं सकते ना, मसला ये है काशिफ। हाँ, ये बात सही कह रही है। भूल ही नहीं जा रही। मसला हर बार घूम फिर के वहीं आती है, बिकॉज ये चीज़ हमें ज़्यादा ट्रिगर इसलिए कर रही है बिकॉज वी आर द होस्ट। हम इस इवेंट को होस्ट कर रहे हैं और आप ये आयरनी देखें कि एक होस्ट टीम जो है वो 3 मैचेस के बाद आउट हो गई है, एक टूर्नामेंट से 2 मैचेस के बाद आउट हो गई है। और ये कितनी बड़ी मैंने भी एक एक्स्ट्रा मैच कर दिया है, सॉरी मैं पता नहीं ट्राई नेशन सीरीज को भी दिल पे लेके बैठी हूं। तो आप ये देखें कि सिर्फ हम लोग यहाँ बैठ के नहीं, बल्कि जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो ही टीम की अनाउंसमेंट हुई थी ट्राई नेशन सीरीज के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उस वक्त से सारे एक्सपर्ट्स, जितने हमारे पुराने लेजेंड्स हैं, वो सब ये कह रहे थे कि टीम की फॉर्मेशन जो है वो ठीक नहीं है। हमारी रिलायंस ज़्यादा स्पिनर्स के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के विकेट्स कंड्यूसिव हैं टुवर्ड्स स्पिनिंग अटैक। तो इसलिए इस टीम को बदलना चाहिए। हमने यहाँ तक सुना कि मोहसिन नकवी साहब ने सेलेक्टर्स को एक दिन पहले कहा कि आपके पास एक दिन अभी है, आप बैठ कर फैसला कर लें, फिर सोच लें कि आपने टीम अगर चेंज करनी है। उनकी मीटिंग भी कॉल की गई जिसमें कैप्टन भी साथ बैठा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, हमारी टीम बिल्कुल ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं टीम चेंज करने की। तो मौके तो दिए गए, इनको बताया भी गया, लेकिन क्या वजह थी, क्यों ये चीज़ नहीं हुआ? कर रही हूँ अब मसला ये है कि आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर आकिब जावेद। मैं उनको बहुत अच्छा समझती हूँ, ही डिड अ ग्रेट जॉब। लेकिन कल या जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तानी टीम बड़ी जज्बाती हो जाती है इंडिया पाकिस्तान के मैच को, हम अंडर 19 की टीम को नेशनल टीम में नहीं ला सकते, हमें इन पे काम करना है, इनको ही ओनरशिप लेनी है। ये वो बातें हैं जो अब मुझे लगता है ये चीज़ें हम इससे बहुत आगे निकल गए हैं। अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। क्रिटिसिज्म अपनी जगह, हम जब पॉजिटिव बातें करते हैं, जब आकिब जावेद ने अच्छे डिसीजंस लिए हैं, हमने उनको ओन भी किया है, हमने उसकी तारीफ़ भी की है। बट ये लॉजिक, डू यू थिंक कि ठीक है कि हम अब सारी टीम को तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते अंडर 9? हम ये नहीं कह रहे, लेकिन एटलीस्ट कोई चेंजेस ऐसी तो हो ना, कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी नज़र तो आए कि टीम में इम्प्रूवमेंट आ रही है। हमें नज़र नहीं आ रहा 1% वीक इम्प्रूवमेंट आ रही है, डिक्लाइन की तरफ जा रही है एक चीज़। देखें, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंसान अपनी गलती माने और कि वाकई हमसे कुछ गलती हुई, कुछ हमारी को अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी थी जिसकी वजह से हम इस स्टेज पर पहुँचे, फिर तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये मानूँ ही ना कि मैंने गलत काम किया और मैं कहता जाऊँ कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, तो फिर ठीक होने का चांस ही कोई नहीं है। ये अभी की बात नहीं है। आप पाकिस्तान की टेस्ट परफॉर्मेंस देख लें, वनडे परफॉर्मेंस देख लें, आप T20 परफॉर्मेंस देख लें, कुछ भी आप देख लें, पाकिस्तान की कोई भी चीज़ अप टू द मार्क स्टैंडर्ड नहीं है। क्रिकेट एक टीम गेम है, टीम स्पोर्ट है। इसमें आप किसी एक बंदे पे रिलाय नहीं कर सकते। अगर हम ये कहें कि हमारी टोटल रिलायंस बाबर आजम पे है तो गलत बात है। अगर हम कहें हमारी टोटल रिलायंस बॉलिंग में सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर है या नसीम शाह के ऊपर है, ये भी गलत बात है। देखें, एक बैटर्स होते हैं टीम के अंदर, कॉम्बिनेशन क्या बनता है, 6 से 7 बैटर्स होते हैं, 4 से 5 बॉलर्स होते हैं आपके पास। हर एक ने अपना अपना रोल प्ले करना होता है। कोई दिन होता है कि जो बैटर नहीं चल रहा होता, लेकिन उसको दूसरा कॉम्पनसेट करता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट करता है, जिसकी वजह से टीम कॉम्बिनेशन बन के चलती है।
और हमने देखना ये होगा कि क्या हमने वो कॉम्बिनेशन पूरा बनाया कि नहीं बनाया। अगर बनाया है तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। आप टेस्ट सीरीज़ में देख लें, आप वनडेज में देख लें, T20 में देख लें, हमारा यही हाल है। पिछला वर्ल्ड कप आप T20 का देख लें, 50 ओवर्स का देख लें, हमारा यही हाल है। हमारी अब 4 टेस्ट चैम्पियनशिप 4 हो चुकी हुई हैं। पहले में पाकिस्तान 6ठे नंबर पे, दूसरे में 7वें नंबर पे, और करते करते पिछली सीरीज़ में पाकिस्तान आखिरी नंबर पर आया। इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो है, जिसकी वजह से हमारी टीम बेहतरी की जाने के बजाय नीचे की तरफ आ रही है। टीम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, या मेरिट पे हम फैसले नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आप अगर डोमेस्टिक सिस्टम को देखें तो जो प्लेयर्स डोमेस्टिक सिस्टम में परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, हम उनको चांस ही नहीं देते। हम उनको चांस उस वक्त देते हैं जब वो 38-40 साल के करीब पहुंच जाते हैं। नुमान की मिसाल आपके सामने है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब वहाँ पहुँच जाते हैं फिर हम उनसे कहते हैं आए जी आप नेशनल स्क्वाड में खेलें, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। उसके बाद अगर कोई एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो पूरी की पूरी रिलायंस उस प्लेयर के ऊपर हो जाती है और कहते हैं बस अब यही हमारा स्टार है। फॉर एग्जांपल साइम अयूब देखें कि वो उसने एक गेम अच्छी खेली तो हमने कहा जी अब दुनिया में सिर्फ साइम अयूब ही है जो पाकिस्तान और वो इंजर हुआ तो अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। एग्जैक्टली यही बात है। साउथ अफ्रीका की मिसाल आप देख लें कि क्लासन उनका बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन उन्होंने क्लासन को बाहर बैठाया हुआ है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो है। ब्रेट्सकी उनका एक नया बैट्समैन आया जिसने ट्राई नेशन सीरीज में खेला, एक में उसने सेंचुरी स्कोर की रिकॉर्ड बनाया, दूसरे में उसने 50 किया, तो ट्राई नेशन के बाद उन्होंने उसको वापस भिजवा दिया साउथ अफ्रीका के तुम हमारे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं हो। यानी कि एक प्लेयर पे रिलायंस नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा एक परफॉर्म कर दे, एक इनिंग अच्छी खेल दे, तो हम उसको कहते हैं कि ना सिर्फ ये वनडे में खेलेगा बल्कि T20 में भी खेलेगा, टेस्ट में भी खेलेगा, और फिर हम कहते हैं कि बस यही है पाकिस्तान का फ्यूचर बन गया, बस अब एक ही प्लेयर के ऊपर, और इतना प्रेशर उस पर डाल देते हैं कि वो फिर अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ये आपने बिल्कुल तो एक वो नर्व है जो हमारी छिड़ रही है, और एग्जैक्टली यही चीजें जो घूम फिर के हमारे सामने आ रही है। काशी मैं बस लास्ट मिनट में चाहूंगी दोगे इस मैच का हमारी जिंदगी पे, हमारे इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर पे कोई असर नहीं है, बट स्टिल पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच है। डू यू अच्छा मैं ये कहती हूँ, आपको उम्मीद है कि ये परफॉर्म करेंगे कुछ? देखिए मैं तो ये चाहता हूँ कि इस मैच के अंदर जितने आपने बेंच पे बिठाए हुए हैं ना, उस्मान खान को बिठाया हुआ है या दूसरे प्लेयर को, उन सबको टीम में शामिल करें, उनको खिलाएं और अपने जो बड़े बड़े नाम है ना उनको बाहर बिठाएं और उनको कहें आप मैच देखें और वो देखें वो कैसा परफॉर्म करते हैं, और फिर देखें क्या रिजल्ट निकलता है, और उनसे कहें फियरलेस गेम खेलें, बगैर किसी डर खौफ के गेम खेलें, और जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है वो गेम खेलें, ताकि हमें पता लगे क्रिकेट होती क्या है यहाँ पर। फिर इंशाल्लाह रिजल्ट भी निकलेंगे और चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद थे जी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश आज रावलपिंडी स्टेडियम में मैच है। बारिश के चांसेस हैं, लेकिन वी होप कि अच्छा परफॉर्म करे और हम इस पर अच्छी बात करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब, शो में वापस आ चुके हैं। रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश आज मैच होगा। रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वलीद मुख्तार इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम ज़रा जान लेते हैं। वलीद अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। क्या गहमा गहमी है जी दो के, आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी फैंस इतने एक्साइटेड है इस मैच को लेकर? कोई सिक्योरिटी एंड ऑल क्या चल रहा है? जी थैंक यू वेरी मच अर्मिला फॉर हैविंग मी इन गुड मॉर्निंग पब्लिक, और गुड मॉर्निंग पब्लिक के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ा कॉन्टेस्ट एक दफ़ा फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने जा रहा है। दिन 2 बजे ये मैच खेला जाएगा। चूँकि हमने देखा था कि जो तीसरा मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, वो बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था। आज के मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो शायकीन क्रिकेट जो हैं वो हमें हमेशा की तरह पुरजोश दिखाई देते हैं। अगरचे हमारी जो टीम है वो इस कॉन्टेस्ट से अब बाहर हो चुकी है और पाकिस्तान आज जो है
वो अपना आखिरी मैच खेलेगी। लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान की सरजमीन पे तकरीबन 3 दहाइयों बाद इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो शायकीन क्रिकेट जो है वो तमाम टीमों को सपोर्ट करने के लिए क्रिकेट स्टेडियम का हमें रुख करते दिखाई देते हैं। जो गुज़िश्ता मैच था जिसमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने मद्दे मुकाबल होना था, उसमें वक्फे से सारा दिन ही बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा, लेकिन उसके बावजूद शायकीन की एक बड़ी तादाद जो थी, जिनमें बच्चे, मर्द, ख्वातीन और उसके साथ साथ मनचले और नौजवान जो थे, उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुँची थी। आज के मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। पॉइंट टेबल पे दोनों टीमों की जो परफॉर्मेंस है वो कोई ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस जो हैं वो आज 73% प्रिडिक्ट किया जा रहा है, जबकि बांग्लादेश जो है उसके जीतने के चांसेस पाकिस्तान से कम है। तो ओवरऑल एक अच्छा मैच मुतवक्के है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। वलीद, बारिश के चांसेस भी है, मौसम कैसा है रावलपिंडी में? उसको भी एक्सपेक्ट किया जाए। जी देखिए, रावलपिंडी में अलग सुबह से आज बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ था। अगर इस वक्त की हम बात करें तो इस वक्त तो मौसम जो है ये बारिश का सिलसिला रुक चुका है, लेकिन महकमा मौसमियात की ये प्रिडिक्शन है कि आज दिन भर में वक्फे से जो है वो बारिश का इम्कान मौजूद है। तो ये कहना तो कबलस वक्त होगा कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच है वो खेला जा सकेगा या नहीं, लेकिन बारिश के चांसेस जो हैं, चूँकि दिन 2 बजे ये मैच खेला जाना है, तो 2 बजे के हवाले से ये प्रिडिक्शन है कि 40% से ज़ायद इम्कानात हैं बारिश के रावलपिंडी शहर में। तो अब देखना ये है कि क्या आज गुज़िश्ता मैच की तरह ये मैच भी मनसूख होगा या फिर शायकीन क्रिकेट को एक अच्छा शो यहाँ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, चूँकि ये मजमूई तौर पर चौथा मैच है रावलपिंडी में, तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात हमें रावलपिंडी पुलिस की जानिब से देखने में आए हैं। मजमूई तौर पर 5000 से ज़ायद जो अफसरान और जवान हैं वो सिक्योरिटी उमूर इंतज़ामात जो हैं उनको सिक्योरिटी का अच्छा इंतज़ाम है। ओवरऑल शायकीन भी एक्साइटेड तो हैं, लेकिन बारिश और मौसम ही बताएगा कि मैच कैसा होगा। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हैं, तो हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपका, मैच एक बिल्कुल जी। ऑल सेट फॉर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। दो के इम्पोर्टेंस हमारे लिए तो इतनी शायद नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की परफॉर्मेंस भी हमारे मुताबिक ही चल रही है कुछ, तो कैसा मैच आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, दोनों टीमों की परफॉर्मेंस तो जाहिर है सबके सामने, उस पर क्या कहें, लेकिन इस मैच से दोनों टीमों को एक चीज़ थोड़ी सी हासिल हो सकती है कि आप अब अगली जो सीरीज़ वगैरह हैं उसमें आप कैसे जाएंगे। पाकिस्तान स्पिन बॉलिंग के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करता रहा, इंडिया के ख़िलाफ़ भी और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी, तो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान उनको कैसे हैंडल करता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए एक अच्छा मौका है कि एक और मैच खेलें। उन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। उससे पहले बांग्लादेश जो है उसको ज़्यादा मैचेस नहीं मिल सके थे, और उसके बाद बांग्लादेश जो है आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मेरे ख्याल से वो कोशिश करेंगे कि अपनी बॉलिंग को ज़्यादा और देख सकें कि उसमें कहाँ कोई गैप है तो उसको वो पूरा कर सकें। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे कि अभी आपके साथी ने बताया कि लोगों में बड़ा जोश और खरोश है मौसम के बावजूद, यानी क्रिकेट जो है रिवाइवल हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट। तो उसमें हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इन सारी टीमों का, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश का, कि उन्होंने बावजूद इसके बहुत सारी कोशिशें हुई कि ये टीमें पाकिस्तान आए, और ये पाकिस्तान आई, क्रिकेट खेली, और पाकिस्तान में क्रिकेट को एक लाइव क्रिकेट पाकिस्तान के शायकीन को देखने को मिली है। बिल्कुल ठीक है। अब कल के मैच में भी ज़रा बात कर लें। अगर अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड का मैच देखें, मैं पहले भी हमारे पास एक एनालिस्ट है, उनसे यही बात करी थी कि वी वर एक्सपेक्टिंग सच मैचेस जिसमें परफॉर्मिंग जो टीम्स हैं दोनों अच्छी टीम्स हों, या अगर एक भी अच्छी है तो वो टाकरे का मुकाबला हो, वन साइडेड मैचेस ना हो, और एक अच्छा थ्रिलिंग हाई वोल्टेज मैच हमें देखने को मिले। कल हमें वो मिला मैच देखने को ऐसा। बिल्कुल, कल का मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ है। अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह इंग्लैंड को हराया है,
और रन्स उन्होंने चेस किए हैं और इंग्लैंड को चेस नहीं करने दिए हैं और उसको अपने टारगेट को तक पहुंचने नहीं दिया है अफगानिस्तान ने। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप जो है एक मौके पे हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से जीत जाएगा, 35 बॉलों में 42 रन चाहिए, तो जो बिल्कुल मुश्किल नहीं थे, बहुत आसान थे। लेकिन फिर उसके बाद उनकी बॉलिंग ने कम बैक किया। तो अफगानिस्तान की टीम में पोटेंशियल भी है, अफगानिस्तान की टीम में जो है उनमें टेम्परामेंट भी है, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। बॉलिंग में वो उनके पास स्पिन अटैक अच्छा है। तो एक अच्छा हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किस टीम ने खेला, यकीनी तौर पर पाकिस्तान नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान ने और इंग्लैंड ने कल लाहौर में पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन को एक ज़बरदस्त क्रिकेट दिखाई है। आप 700 रन जब बनाते हैं एक दिन में, इसका मतलब है आपकी बैटिंग में बड़ा पोटेंशियल है। और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप अपने नर्व्स को कितना कंट्रोल रखते हैं। क्रिकेट में जो आखिरी फिनिशिंग ओवर्स होते हैं उसमें बॉलर और बैट्समैन का बड़ा मुकाबला होता है कि अपने नर्व्स को, और कल इंग्लैंड नर्व्स में हार गया, इसीलिए वो हालांकि आसान था टारगेट, लेकिन वो उसको चेस नहीं कर पाया। तो ये अच्छी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस जो हैं वो किसी किस्म के उकताए हुए मैचेस नहीं है, एक अच्छे मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अच्छे मुकाबले है सब। आपने कहा कि इस चीज़ को अगर हम बिल्कुल साइड पे रखें कि कौन सी टीम मैच खेल रही है, हम जो यहाँ पे प्लेयर्स सेंचुरीज भी स्कोर कर रहे हैं, वो भी पहले डिस्कशन यही हो रही थी कि 150 से कम कोई स्कोर नहीं कर रहा और सेंचुरीज भी बहुत भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी तो पार्टनरशिप भी नहीं चली थी बहुत ज़्यादा दूर तक। विराट की सेंचुरी हो, जो रूट की हो, या कल भी हमने देखी इब्राहिम की, ये सारी सेंचुरीज वो हैं जो कि ये कंडीशंस के मुताबिक फेमिलियर होकर प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे हैं और उनको पता है कि वो अगर कजाफी में खेल रहे हैं या रावलपिंडी स्टेडियम में कोई मैच हो रहा है तो एवरीवन इज मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्पस। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि हम अपने ही होम ग्राउंड में हमारा कोई प्लेयर नहीं कर पाया, लेकिन बैन टिकट ने सेंचुरी बनाई, इब्राहिम जदरान ने बनाई है, जो रूट ने बनाई है, तो इंग्लिश ने बनाई है, जोश इंग्लिश ने बनाई है। तो ये प्लेयर्स जो हैं हमारी पिचों पे आगे सेंचुरियाँ कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है बाबर आजम और हमारे दूसरे प्लेयर्स नहीं कर पाए हैं। तो ये वाकई सोचना चाहिए हमारे प्लेयर्स को कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, हमारे कोचिंग स्टाफ को, कि आप सेंचुरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर से लोग आकर इन पिचेस पे जाके हमें ये यकीन था कि हमारे बैट्समैन सेंचुरियाँ करेंगे, हमें बहुत उम्मीद थी और करते भी रहे, लेकिन नहीं कर पाए। तो ये वाकई एक बदकिस्मती मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की अपनी टीम जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकी, दूसरों ने फ़ायदा उठा लिया और उन्होंने अपना रिकॉर्ड भी अच्छा बनाया, उन्होंने मैचेस भी जीते हैं और अब अफगानिस्तान जो है सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो गई है। तो ये बड़ी बात है, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैनों को रियली ये हमारे पाकिस्तान के जो शायकीन हैं, मद्दा हैं, यकीनी तौर पर वो इससे बहुत ही ज़्यादा उदास होंगे कि पाकिस्तानी बैटिंग क्यों नहीं चल पाई, बैटिंग भी नहीं चल पाई और हम 2 मैचेस के बाद इतने बड़े टूर्नामेंट जिसके हम होस्ट हैं उसमें शामिल भी नहीं है। ये भी एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है हम समेत बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस इवेंट और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे चलें को फाइनल नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो हम फाइट करके आगे तक जाएंगे। हैदर साहब, ये जो हम अभी मैचेस का जिनका जिक्र कर रहे हैं और अफगानिस्तान के बारे में जैसे आपने अभी खुद भी बात की कि जिस तरह से उन्होंने फाइट करके एक पॉइंट पे लग रहा था कि इंग्लैंड ईजीली ये मैच ले लेगा, लेकिन अफगानिस्तान ने बड़ा अच्छा उसको हैंडल भी किया, प्रेशर को भी लिया और परफॉर्म भी किया। आप और मैं, हम शायद मैंने जब क्रिकेट बहुत कम अर्सा पहले देखना शुरू की तो मुझे लगता था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये वो टीम्स हैं जिनको हम बहुत लाइट लिया करते थे। जिम्बाब्वे को, जो बड़े बड़े जायंट्स थे जिसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है या इंग्लैंड है या दीगर, उनको हम समझते बड़े हाई फाई क्रिकेट है। लेकिन अब ये जो टीम्स हैं जिस तरह से कमबैक कर रही हैं और अब इन मेजर टीम्स को प्रेशर या टाकरा दे रही हैं, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है इस क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ये टीमें, इनका कोई जिक्र नहीं था। अफगानिस्तान की क्रिकेट तो इतनी पुरानी भी नहीं है, ज़्यादा 10-12 साल 15 साल पुरानी है और उसके बावजूद आज वो सफ़े अव्वल की टीमों में आ गई हैं। तो ये सोचने की बात है। और आपको बताऊं, मैं अफगानिस्तान की टीम के ज़्यादातर खिलाड़ी पाकिस्तान में खेलकर क्रिकेट उन्होंने सीखे, पेशावर में खेलते रहे, रावलपिंडी में खेलते रहे, तो वो यहाँ खेल के अफगानिस्तान में भी क्रिकेट नहीं होती है। एक उनके पास टोटल स्टेडियम है और उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, कोई वहाँ पे सहूलतें नहीं है, कुछ भी नहीं है और उनके प्लेयर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं जो हमारे प्लेयर्स नहीं कर रहे हैं। तो वाकई ये लम्हा फिक्रिया है कि आप को इतनी सहूलतें मिल रही हैं, इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आपको हर किस्म की जो है जो इक्विपमेंट हैं लेटेस्ट वो सारे आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। और जबकि वो लोग जो हैं
जिनको अब मैं क्या कहूँ कि वहाँ क्या सूरत हाल है अफगानिस्तान की सबको पता है, उसमें वो क्रिकेटर बन जाते हैं। तो ये सोचना चाहिए वाकई हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कि आप पाकिस्तान के अवाम को जो है सिर्फ नहीं उदास कर रहे हैं और उनकी जो तवक्कुआत हैं उनके खिलाफ उस पर पूरा नहीं उतर रहे हैं, बल्कि आप यहाँ पे क्रिकेट से भी लोगों को अब लोग दिल बर्दाश्त हो गए। मुझे बहुत सारे लोग मिले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की वजह से, उन्होंने कहा हम क्रिकेट ही नहीं देखेंगे अब। यानी लोग क्रिकेट से दिल बर्दाश्त होते जा रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए और मैनेजमेंट को भी, पीसीबी की मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए, कुछ इनकलाबी फैसले करें, कुछ ऐसे फैसले करें जिससे इनको ये एहसास हो इन प्लेयर्स को कि भाई अगर परफॉर्मेंस देंगे तो खेलेंगे, नहीं देंगे तो घर बैठेंगे। अच्छा महज साहब, आपने खुद भी बात की, लेकिन कल आकिब जावेद को भी जब हम सुन रहे थे तो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी अवाम बड़ी जज्बाती है, ये इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद बड़ी जज्बाती हो जाती है। दो कि हम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट स्टिल हमारे लिए क्रिकेट एक इम्पॉर्टेंट मैटर है फॉर एवरी वन ऑफ अस। और लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं हम अंडर 19 की टीम को तो नहीं नेशनल टीम का हिस्सा बना सकते, तो हमें सारी टीम फारिग भी नहीं कर सकते। तो ये जो चेंजेस हैं, या क्या वो आपको लग रहा था कि उनकी बातों से कि उन्हें रियलाइजेशन है या उनको ये अंदाज़ा है? देखिए उर्मिला, ये तो बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल बात की आकिब जावेद ने। अगर एक अंडर 19 का प्लेयर है, उसमें सलाहियत है, टैलेंट है, तो आप क्यों नहीं खिलाएंगे उसे भाई? ये बात समझ में नहीं आई। हमारे कितने क्रिकेटर हैं जो 18 साल 19 साल की एज में आए, उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया और बड़े प्लेयर बने। जावेद मियांदाद 18 साल की एज में आए, हनीफ मोहम्मद 15-16 साल की एज में आए, मुश्ताक मोहम्मद 15 साल की एज में आए। तो हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी 18-19 साल की एज में आए। तो ये बात कहना कि अंडर 19 नहीं, जो अच्छा खेल रहा है आप उसे खिलाइए। आपके ऊपर अगर आप ये कहें कि आप बाबर आजम को या रिजवान को खिलाना चाहते हैं, नहीं जी हम अंडर 19 को नहीं खिला सकते, तो आप क्रिकेट के साथ ज्यादती भी कर रहे हैं और आप नाइंसाफी भी कर रहे हैं उन प्लेयर्स के साथ। अगर हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर हैं अंडर 19 में, उनको मौका दीजिए, कोई बात नहीं, उनके पास तजर्बा नहीं है, लेकिन आप याद रखिए तजर्बा अपनी जगह होता है, सलाहियत अपनी जगह होती है, टैलेंट अपनी जगह होता है। टैलेंट अक्सर तजर्बे को मात दे देता है, तो आपको मौका तो दीजिए। अभी देखिए, चलिए चैंपियंस ट्रॉफी से हम बाहर हो गए, खत्म हो गया, अब उस पर बात क्या करें। अभी 1 महीने के बाद यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, 5 मैच खेलने आ रही है, आप दीजिए उनको अंडर 19 को उसमें मौका, आप प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को मौका दीजिए। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जज्बाती कौम है, और फिर खुद ही कहते हैं कि इंडिया से मैच हो तो हम जज्बाती हो जाए। भाई जज्बात अगर ना हो तो आप फिर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इमोशंस मेक सम रिजल्ट्स, ये हमेशा से बात है और ऐसा होना चाहिए। और पाकिस्तानी कौम क्यों इंडिया के साथ मैच में जज्बाती है ये सबको पता है, वो बताने वाली बात नहीं है। अगर सरहद के उस तरफ लोग जज्बाती हैं तो इस तरफ भी जज्बाती हैं, और ये जज्बात ही आपको हीरो बना रहे हैं। वरना अगर ये जज्बात ना पाकिस्तानी कौम में तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। और कितने खेल हैं जिनके प्लेयर्स को नहीं पूछा जाता है। तो आकिब जावेद की ये बात, इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा कि अंडर 19 को हम इसलिए मौका नहीं, पूरी टीम नहीं खिला सकते कि वो जूनियर है। नहीं, जूनियर्स को आप मौका दीजिए, इंशाल्लाह वो परफॉर्मेंस देंगे। हमने सीनियर्स को मौका देके भी तो देखा ही है हैदर साहब, हमने कितने बिल्कुल, लोगों को मौका दिया। हाँ, कब से खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप हारे ही चले जा रहे हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद थे जी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। उनके मुताबिक मौका मिलना चाहिए, और पाकिस्तानी टीम या कौम जज्बाती है बिकॉज वी ऑल लव क्रिकेट, हम इन सब लोगों को सपोर्ट भी करते रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जब इतना बड़ा इवेंट हो, इतना मौका हो आपके पास परफॉर्म करने का, चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेकर चलने का, और हम ना करें तो फिर डिसअपॉइंटमेंट तो है, और हर एक में है, चाहे वो फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, एनालिस्ट हों, हम आम आवाम हों, हम सबके लिए कहीं ना कहीं क्रिकेट एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। सो आई होप कि जी आज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे, और अभी जो काशिफ शबीर भी बात कर रहे थे, जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है उनको आजमाया जाए, उनको मौका दिया जाए, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे पास लूज़ करने को कुछ नहीं है। सो हम इस पे बहुत सारे प्लेयर्स को चेक भी किया जा सकता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, क्या भी जो भी सिनेरियो हो सकता है। सो होपिंग फॉर द बेस्ट जी। बाकी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जारी है, तब तक हम भी आपके साथ इस तरह से डिस्कशन करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।